Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher. Dear students, as you know that we are reading the chapter 6, that is political parties, and in this chapter we have reached the last content, that is the how can parties be reformed, कैसे हम दलों को सुधार सकते हैं, यानी राजनीतिक दलों में सुधार कैसे किया जा सकता है। लास्ट वीडियो में मैंने बेटा आपको बताया था कि कौन कौन से चैलेंजेस को ये पॉलिटिकल पार्टीज फेस कर रही हैं, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो हमारा संविधान है वो इस चीज़ के लिए अमेंडमेंट भी किया जा चुका है उस संविधान के अंदर कि कैसे करके एमएलएज और एमपीज का जो पार्टी चेंज करने का जो सिलसिला है इसको रोका जा सके। दिस वॉज डन बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर इंडल्जिंग इन डिफेक्शनिंग। ये डिफेक्शंस का जो बार बार एक रोल आप देख रहे हैं पार्टी चेंज करने में, यानी एमएलए और एमपी हर बार अपने दल बदल लेते हैं, और चुने हुए प्रतिनिधि स्पेशली अगर पार्टी चेंज करते हैं तो इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि किसकी सरकार बनेगी, जिसको रोकने के लिए जो मिनिस्टर्स हैं, हालांकि कई बार फॉर द पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्री और कई बार कैश रिवॉर्ड्स को गेट करने के लिए पार्टी जो है चेंज कर लेते हैं, जो कि सही नहीं है एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि पब्लिक जो है उसकी जो फेथ है वो टूटता है यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजा था किसी चुनाव क्षेत्र से और किसी पार्टी के बिहाफ पर, और अगर वो पार्टी चेंज कर लेता है तो इसका मतलब वो पब्लिक को एक टाइप से धोखा देता है। नाउ द लॉ सेज दैट इफ़ एनी एमएलए और एमपी, अब हमारा जो कानून है बेटा वो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपना दल बदलता है, चाहे वो एमएलए है या एमपी है, और उस प्रकार की स्थिति में ही और शी विल लूज़ द सीट इन द लेजिस्लेचर, उसकी वो सीट जो है उससे छीन ली जाएगी जो सीट उसने इलेक्शन में गेट की है, क्योंकि उसने पार्टी चेंज कर ली है। इस वजह से दिस न्यू लॉ हैज़ हेल्प ब्रिंग डिफेक्शन लॉ डाउन, इस नए कानून की वजह से ही दल बदल जो क्रिया है उस पर रोक लगी है, यानी वो पहले से कम हुआ है। एट द सेम टाइम दिस हैज़ मेड एनी डिसेंट इवन मोर डिफ़िकल्ट, और ठीक इसी समय पर ये भी देखा जा सकता है कि इसका जो डिसेंट है, इसका जो विरोध है वो भी बहुत मुश्किल से किया जाता है, यानी कोई भी किसी को मना नहीं कर पाता। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो दल बदल कानून है ये एक सशक्त माध्यम के रूप में उभर कर आया है, जिसने एमपीज और एमएलएज को ये डिसाइड करने के लिए ये एक टाइप से फ्रीडम दी है कि आप चाहे कहीं किसी भी चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आपको रहना उसी पार्टी में पड़ेगा। एमपी और एमएलए जो होते हैं बेटा वो एक्सेप्ट करते हैं वट एवर द पार्टी लीडर्स डिसाइड, यानी उनके पार्टी लीडर जो भी डिसाइड करेंगे वो उनको मानना पड़ेगा। द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स, और दूसरा एक स्टेप उठाया गया है पॉलिटिकल पार्टीज या लीडर्स में रिफॉर्म करने के लिए, ये कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने पैसे के ज़्यादा इस्तेमाल और क्रिमिनल्स के कनेक्शन के साथ जो प्रभाव होता है वोटिंग सिस्टम पर उसको रिड्यूस करने की कोशिश की है। नाउ इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शंस टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। तो अब यहाँ पर क्या है बेटा कि हर वो कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है उसको इलेक्शन में खड़े होने से पहले एक एफिडेविट कोर्ट को देना होता है, जिसमें उसे अपनी पूरी प्रॉपर्टी और क्रिमिनल केसेस को जो है हाईलाइट करना पड़ता है, ताकि ये पब्लिक उसके बारे में पहले से ही जान सके कि उसके पास पहले कितना पैसा था और बाद में कितना हुआ, और कितने क्रिमिनल केसेस उसके अगेंस्ट है, क्या वो केस लड़ने के लायक है या क्या वो एक कैंडिडेचर जो इलेक्शन के पर्पज़ से अपना साबित करने के लायक है या नहीं। द न्यू सिस्टम हैज़ मेड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक, इस नई प्रणाली के अंदर पब्लिक के सामने उसकी बहुत सारी सूचनाएं जो हैं पब्लिसाइज कर दी जाती हैं ताकि जनता भी उसको पहचान सके। बट देयर इज़ नो सिस्टम ऑफ चेक इफ़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इज़ ट्रू, लेकिन अभी भी वो सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया है कि कैंडिडेट ने जो इन्फॉर्मेशन दी है
क्या वो सही है या गलत है, इसको चेक करने का अभी जो स्ट्रिक्टली कोई लॉ पास नहीं किया गया है। एज येट वी डू नॉट नो इफ़ इट हैज़ लेड टू डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिच और द क्रिमिनल्स। तो जिसकी वजह से हम नहीं जान पाते हैं कि जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है उस पर क्रिमिनल कनेक्शन का कितना इन्फ्लुएंस है या रिच पर्सन का कितना इन्फ्लुएंस है। यानी अभी भी हम लोग इतना ज़्यादा उनके बारे में डिटेल नहीं ले पाते हैं, उन कैंडिडेट के बारे में जो रिच पर्सन से फंड लेते हैं या क्रिमिनल कनेक्शन की हेल्प से यहाँ पर जो है इलेक्टोरल सिस्टम को इन्फ्लुएंट करने का काम करते हैं और प्रभावित करने का काम करते हैं। यानी अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है इस दिशा में। The Election Commission passed an order making it necessary for political parties to hold their organizational election and file their income tax returns. इलेक्शन कमीशन ने भी यानी हमारे चुनाव आयोग ने भी एक आदेश पास किया है, आदेश जारी किया है, जिसके ज़रिए ये ज़रूरी कर दिया गया है कि हर जो पॉलिटिकल पार्टी है यानी राजनीतिक दल है अपनी एक ऑर्गेनाइजेशनल जो इलेक्शंस हैं यानी दल के अंदर पार्टी के अंदर जो इंटरनल इलेक्शंस हैं उनको कंडक्ट करवाएगा, प्लस जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को भी वो फाइल करेगा यानी इलेक्शन कमीशन के सामने रखेगा कि हमने कितना इनकम टैक्स दिया है। द पार्टीज़ हैव स्टार्टेड डूइंग सो, हालांकि पार्टीज़ ने ये काम करना शुरू कर दिया है यानी राजनीतिक दल ये काम करना शुरू कर चुके हैं, बट समटाइम्स इट इज़ मियर फॉर्मेलिटी। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि ये कार्य जो है बेटा एक औपचारिकता बनकर रह गया है, यानी औपचारिक के रूप में एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गया है, इसको सिंसियरली कोई नहीं कर रहा। इट इज़ नॉट क्लियर दैट दिस स्टेप हैज़ लेड टू ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज़। अभी भी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस कदम की वजह से जो हमारी अंदरूनी लोकतांत्रिक व्यवस्था है किसकी, राजनीतिक दलों की, उस पर कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ा है या नहीं पड़ा है। इस बात की अभी हम जो है इसके बारे में गैस नहीं कर पाए हैं। बिसाइड्स दीज मैनी सजेशंस आर ओपन मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। ये जो ऊपर स्टेप थे बेटा, एक जो है लॉ पास करना या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास करना या फिर इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर पास करना, इसके अलावा भी कुछ सजेशन दिए जाते हैं जो कि इन पार्टीज़ की पॉलिटिक्स को रिफॉर्म कर सकते हैं, इनके इंटरनल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दलों के अंदरूनी कार्यों को नियंत्रित करने के लिए कानून पास किया जाना चाहिए। इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़ टू मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर्स। ये राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्य हो जाना चाहिए कि वो अपने सभी सदस्यों का एक रिकॉर्ड रखें अपने रजिस्टर के अंदर। टू फॉलो इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान को, अपनी जो आदर्श हैं, जो अपने उन्होंने नियमावली उन्होंने निर्धारित की अपने सदस्यों के लिए, उसको वो फॉलो करें। और इसके साथ साथ एक स्वतंत्र संस्था के रूप में अपनी अथॉरिटी को यूज करें टू एक्ट एज ए जज इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट्स। और अगर मान लो किसी राजनीतिक दल के अंदर कोई जो है झगड़ा हो जाता है सदस्यों के बीच में, तो उसको एक जज के रूप में वो अपना जो है डिसीजन दे सकें। इस टाइप का एक लॉ बनाया जाना चाहिए। टू होल्ड ओपन इलेक्शंस टू द हाईएस्ट पोस्ट, और किसी भी राजनीतिक दल की जो हाई पोस्ट है यानी ऊपर वाली जो सीट्स हैं यानी हाई पोस्ट यानी हाई लीडर्स या मेजर लीडर्स वाली जो पोस्ट होती हैं उसके लिए भी इलेक्शन होने चाहिए। तो इस प्रकार का कोई लॉ पास होना चाहिए जिसके ज़रिए कि राजनीतिक दलों के अंदरूनी मामलों में भी हस्तक्षेप हो सके, उनके ऊपर भी चेक रखा जा सके, यानी उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट बेटा पॉइंट है, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू गिव ए मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वीमेन कैंडिडेट्स। ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राजनीतिक दल कम से कम अपनी जितनी भी टिकट्स हैं उसका 1/3 सीट्स जो है वीमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखें, यानी औरतों के लिए आरक्षित रखें। यहाँ से सिर्फ वीमेन कैंडिडेट को ही एज ए कंटेस्टेंट उतारा जा सके। सिमिलरली देयर शुड बी अ कोटा फॉर वीमेन इन द इलेक्शन डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ ऑफ द पार्टी। ठीक इसी प्रकार से हमारी जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं पार्टीज़ की, यानी जहाँ पर मुख्य फैसले लिए जाते हैं किसी भी राजनीतिक दल के, वहाँ भी औरतों के लिए कोटा निर्धारित होना है। कोटा में कुछ सीट्स ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पर औरतों की भी सुनी जाए, यानी औरतों को बिठाकर उनको भी डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाया जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा वो है, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। यहाँ पर राज्य स्तर पर जो है
चुनाव के लिए पैसे की व्यवस्था की जानी चाहिए, यानी सरकार को क्या करना चाहिए, सभी इलेक्शन का खर्चा खुद उठाना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसिव। सरकार को इलेक्शन के खर्चों को पूरा करने के लिए, चुनाव के खर्चों को पूरा करने के लिए राजनीतिक दलों को पैसा देना चाहिए। दिस सपोर्ट कुड बी गिवन इन काइंड, पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन एक्सेट्रा। ये जो सपोर्ट है ये सिर्फ पैसे के रूप में नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ के रूप में भी हो सकता है। जो पेट्रोल वो खर्च करते हैं अपने व्हीकल्स में उस चुनाव प्रचार के दौरान, उसके रूप में हो, पेपर के रूप में हो, यानी अलग अलग पेपर्स के थ्रू जो पब्लिसाइज करते हैं अपनी स्ट्रेटजीज को, वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करवानी चाहिए। टेलीफोन सर्विस जो है फ्री में उनको प्रोवाइड करवानी चाहिए। और भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो चुनाव के दौरान इन पार्टीज़ के द्वारा यूज किया जाता है, जिस पर पैसा खर्च ज़्यादा किया जाता है। और इट कुड बी गिवन इन कैश ऑन द बेसिस ऑफ द वोटर्स सिक्योर्ड बाय द पार्टी बाय द लास्ट इलेक्शन में उस पार्टी को कितने वोट्स मिले थे उसके बेसिस पर इनको कैश भी दिया जा सकता है, जिस पैसे का इस्तेमाल ये चुनाव में कर सकती हैं। नेक्स्ट बेटा, ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये तो इम्पोर्टेंट हैं ही। आप 5 मार्क्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ में रिफॉर्म किए जा सकते हैं या किस टाइप के सजेशन आप दे सकते हैं। तो ये आपका होगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन। इसके बाद दीज सजेशंस हैव नॉट येट बीन एक्सेप्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज़। हालांकि ये जो ऊपर दिए गए सजेशन हैं इनको किसी भी राजनीतिक दल ने अभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। इफ़ एंड व्हेन दीज आर एक्सेप्टेड दीज कुड लीड टू सम इम्प्रूवमेंट। जब भी और जैसे भी ये नॉर्म्स या ये जो रिफॉर्म्स हैं जो हमने सजेशन दिए हैं और पॉलिटिकल पार्टी जिनको एक्सेप्ट कर लेंगी तब से ही ये समझा जाएगा कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट इन राजनीतिक दलों में देखने को मिलेगी। बट वी मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट लीगल सॉल्यूशंस टू द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। हमें ध्यान से इन राजनीतिक दलों की जो समस्याएं हैं उनका कानूनी समाधान भी ढूंढना चाहिए, उसके बारे में भी हमें ध्यान देना चाहिए। लीगल सॉल्यूशन निकाले जाने चाहिए। ओवर रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। लेकिन अगर ज़्यादा इन राजनीतिक दलों पर हम नियंत्रण स्थापित करते हैं तो वो भी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही नहीं होगा। क्योंकि राजनीतिक दलों को फिर सरकार की जो एग्जिस्टिंग जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती है, वो इसके ऊपर जो है इसको डोमिनेट करने की कोशिश कर सकती है इस सिस्टम को। दिस वुड फोर्स ऑल पार्टीज़ टू फाइंड वेज टू चीट द लॉज। फिर क्या करेगी, जो अदर पार्टीज़ हैं वो रास्ते ढूंढेंगी इससे बचने के लिए और कानून को धोखा देने के लिए, यानी कानून को चीट करने के लिए, लॉज को चीट करने के लिए वो फिर दूसरे रास्ते ढूंढना शुरू कर देंगी। बिसाइड्स पॉलिटिकल पार्टीज़ विल नॉट एग्री टू पास अ लॉ दैट डू नॉट लाइक। क्यों, इसके अतिरिक्त बात ये भी है कि राजनीतिक दल जो हैं किसी भी ऐसे कानून को पास नहीं होने देंगे जिसको वो नहीं चाहती हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसमें भी काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इन सजेशंस को ज़बरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। देयर आर 2 अदर वेज इन विच पॉलिटिकल पार्टीज़ कैन बी रिफॉर्म। 2 और भी तरीके हैं जिससे हम राजनीतिक दलों में सुधार कर सकते हैं। 1, पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टी। एक तो ये है कि लोग अपने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के ऊपर दबाव बना सकते हैं कि वो अपने इंटरनल जो अफेयर्स हैं उनको रेगुलेट करें, उन्हें एप्रोप्रिएट सिचुएशन में लाएं। दिस कैन बी डन थ्रू पिटीशंस। ये हो सकता है कोर्ट में पिटीशन दायर करके, यानी याचिका दायर करके, पब्लिसिटी के ज़रिए यानी मीडिया की हेल्प से, एजिटेशन या फिर आंदोलन करके वो इस टाइप से जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं। ऑर्डिनरी सिटीजन्स जो होते हैं बेटा वो चाहे वो प्रेशर ग्रुप की हेल्प से या मूवमेंट्स की हेल्प से या मीडिया की हेल्प से भी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी के रिफॉर्ममेंट के लिए, यानी उनमें सुधार करने के लिए। इम्प्रूवमेंट करवाना है तो मीडिया का हेल्प भी ले सकते हैं, प्रेशर ग्रुप्स बना सकते हैं, मूवमेंट चला सकते हैं, यानी आंदोलन के जरिए भी राजनेताओं पर दबाव बना सकते हैं। इफ पॉलिटिकल पार्टीज फील दैट दे वुड लूज पब्लिक सपोर्ट बाय नॉट टेकिंग अप रिफॉर्म्स। अगर राजनीतिक दलों को ये लगता है कि अगर वो सुधार नहीं करेंगे और फिर सुधार नहीं करेंगी तो पब्लिक सपोर्ट उनका कम हो जाएगा, दे वुड बिकम मोर सीरियस अबाउट रिफॉर्म्स। फिर वो क्या करेंगी, अपने आप में सुधार करने के लिए सीरियस हो जाएंगी, यानी गंभीरता से लेंगी उन सुधारों को जो कि उनको सजेस्ट किए गए हैं। एक तरीका तो यही था बेटा। दूसरा क्या है, 2, पॉलिटिकल पार्टीज़ कैन इम्प्रूव इफ़ दोज हु वॉन्ट दिस जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज़। तो वो लोग राजनीतिक क्षेत्र में आएँ जो इस टाइप के सुधारों में विश्वास रखते हैं, इससे भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म किया जा सकता है।
द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी ट्रू डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर क्या होता है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है मोस्ट हाईली एक्सपेक्टेड होता है, और इसके अलावा पब्लिक पार्टिसिपेशन ही किसी डेमोक्रेटिक सिस्टम को सक्सेसफुल बनाने में एक यूजफुल वेपन के रूप में काम आता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स इफ़ ऑर्डिनरी सिटीजन्स डू नॉट टेक पार्ट इन इट। और बहुत मुश्किल हो जाएगा इस रिफॉर्म पॉलिटिक्स को ऑर्गेनाइज करना अगर ऑर्डिनरी सिटीजन्स इसमें भाग नहीं लेंगे। सिंपली क्रिटिसाइज इट फ्रॉम द आउटसाइड, सिर्फ बाहर बैठे बैठे उसमें ये सुधार होना चाहिए, वो सुधार होना चाहिए, इस टाइप की बातें करते रहेंगे तो काम नहीं चलने वाला। मीन्स दूसरों को सजेशन देने की बजाय अगर हम खुद उसका पार्ट बनकर उसको रिफॉर्म करते हैं तो ये ईजी एक मेथड हो जाएगा रिफॉर्म करने के लिए। द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सोल्व बाय मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स। इस खराब राजनीति को सुधारा जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे राजनेताओं की हेल्प से अच्छी राजनीति के जरिए। राजनीति कौन करेगा? लीडर्स करेंगे। और लीडर्स कौन बनने चाहिए? वो लोग जो इन रिफॉर्म्स में बिलीव करते हैं। वी शैल रिटर्न टू दिस थीम इन द फाइनल चैप्टर। हम इस थीम के ऊपर वापस लौट रहे हैं फाइनल चैप्टर के अंदर। हालांकि आप देख पाएंगे वहाँ भी ये चैप्टर डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कैसे हम एक एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, कैसे लॉज के थ्रू पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को रिफॉर्म कर सकते हैं, और कैसे हम अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को कन्विंस कर सकते हैं अबाउट दीज रिफॉर्म्स। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। तो नेक्स्ट जो है बेटा, मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि कौन से क्वेश्चन आपको बुक में करने हैं और कौन से नोटबुक में। देखिएगा आप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी के जो हैं बेटा आप फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। और इसके अलावा 6th क्वेश्चन एक आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, और 7th आपका मैच द कॉलम है, जिसमें ये ऑप्शन आपके आंसर हैं। इनमें को आपको टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। और ये हैं MCQ क्वेश्चन जो कि आपको बुक में ही करने हैं। यानी जितने भी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन होते हैं बेटा उनको आप बुक में करेंगे, और बाकी के जो 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो फेयर नोटबुक में आप राइट डाउन कर लेंगे। और ये 10th वाला क्वेश्चन भी आप ये जो है ये बताना है कि इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हुए नीचे ये इसके आंसर दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन को आपने चूज करें जो अप्रोप्रिएट लगता हो। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। मैं उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। जितने भी इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स हैं बेटा इसके लर्न कीजिएगा और इस चैप्टर को थोरोली रीड कीजिएगा। थैंक यू।